गजब का निराला है। आप किसी और राह पर चलना चाहते हैं, लेकिन विधाना ने किसी और राह पे आपको भेज देना है। इंसान की पूर्व जन्म की जो तपस्या है उसका बीज कभी मरता नहीं है। उसके संस्कार, उसका यम उसकी दिशा को तय करते हैं। तकदीर ही तो है जो तदबीर बना देती है और राही को उसकी मंजिल की ओर बढ़ा देती है। रास्ते भी बहुत पकड़े और मंजिलें भी तय की, पर वेदना को जो था मंजूर वो वैसा ही करा देती है। ज्ञान भी पाया, विस्तार भी पाया, मान भी पाया, सम्मान भी पाया, फिर भी कुछ अधूरा सा रहा, अखरता सा रहा। इतना सब कुछ होने के बावजूद फिर भी कुछ अधूरा सा रहा, अखरता सा रहा। क्यों? धर्म का मूल जिंदा रहे, धर्म का मूल जिंदा रहे, हृदय में ये बेबाकी से धड़कता रहा। जहां होता है सम्मान सनातन का, वहां गरजता रहा। जिगर भी है और जोखिम भी है, जिगर भी है और जोखिम भी बड़े हैं इस राह में। पर फर्ज की वेदी पर धर्म रक्षती रक्षिता, पर धर्म की वेदी पर धर्म रक्षती रक्षिता का ये पाठ सदैव याद रखता। मैं निवेदन करूंगा आचार्य डॉक्टर कृष्णावत जी से, और उसके अंत में डॉक्टर टी.डी. वशिष्ठ, उनकी महिमा का गुणगान मुझे पहली बार सौभाग्य मिला है उनके श्री चरणों में रखने का, तो उनका भी मुझे बेसब्री से इंतजार है। और यही आग्रह करूंगा, मैं निवेदन ही कर सकता हूं। अब इनके हाथ में है कि कितने बजे लंच कराना है हम सबको। दो वक्ता है वशिष्ठ जी, उनके भी वाणी को हमने बहुत तहे दिल से सुनना है और डॉक्टर साहब की भी वाणी को हमने सुनना है। इन दोनों से यही निवेदन है कि जो भी इनका उचित समय हो, अपनी बात को सारगर्भित ढंग से हमारे सामने रखे, अपने आशीर्वाद वचन करें। धन्यवाद पांडे जी, आपकी वाणी पे तो सरस्वती है ही। और मुझे याद आता है जब मैं क्लास पढ़ाता था तो उस समय हमारी क्लास के ये गोल्ड मेडलिस्ट थे। क्लास में नंबर 1 हुआ करते थे और इतनी गहराई के साथ, चिंतन और अध्ययन के साथ ज्योतिष को इन्होंने सीखा। और आज आप देख रहे हैं कि ये कमल किस प्रकार से खिल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद कि आप बहुत अच्छा माइक संचालन करते हैं, विद्वान भी हैं और ज्योतिष में पढ़ाते भी हैं। बड़ी खुशी होती है क्योंकि 11,000 से ज्यादा स्टूडेंट अभी तक पढ़ चुके हैं हमारे विद्यालय में। आज धर्म मंच, ज्योतिष मंच पर विराजमान आदरणीय देवक अनिल बस जी, जिनको आपने सुना, लेखराज जी, वशिष्ठ जी, अजय भांबी जी भी आ रहे हैं, वो पीछे खड़े हुए हैं, संजीव जी और पंत जी, और मेरे सामने उपस्थित सभी ज्योतिष बंधु। आदरणीय लेखराज जी ने काफी गहरी बातें की हैं कि ज्योतिषी को क्या होना चाहिए, कैसे योगों की नॉलेज होनी चाहिए, साइकोलॉजी भी होनी चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। लेकिन जब तक आपको अगर बेसिक नॉलेज नहीं होगी ज्योतिष की, जब तक आप इस सिद्धांत को नहीं समझोगे, आप अच्छे ज्योतिषी बनने में आपको अड़चने आएंगी। अगर आपको ABCD नहीं आती और सीधे इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दो तो बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए ज्योतिष का बेसिक आधार आज यहां दिया है टॉपिक में कि किस प्रकार से कुंडली मिलान होना चाहिए और क्यों कुंडलियां मिलने के बाद शादी टूट जाती है और ज्योतिषी की बेइज्जती होती है और ज्योतिषी बदनाम होता है। इनके कारणों को आज मैं बताऊंगा। पांचों की पांचों जो यहाँ पर टॉपिक लिखे हैं उनको सबको बताऊंगा, और उसके बाद जो आप पूछोगे वो भी मैं बताऊंगा। और आप वैदिक ज्योतिष से रिलेटेड कुछ भी पूछोगे उसकी जानकारी भी मैं यहाँ देने की कोशिश करूंगा साइंटिफिक अप्रोच के साथ। पहला टॉपिक जो दिया गया है यहाँ पर मंच की तरफ से, वो है कि कुंडली मिलान के अंदर, कुंडली मिलाने के बाद भी शादियां टूटती हैं।
तो ज्योतिषी को क्या सावधानी बरतनी चाहिए कुंडली मिलाते वक्त? पहले आपको यह समझना होगा कि वर और वधू, लड़का और लड़की जब एक कमरे के अंदर रहते हैं, वो एक कमरे में सोते हैं 8 से 10 घंटे, उस समय उनकी बॉडी का एनवायरनमेंट मिलता है या नहीं मिलता? अगर मेरा और मेरी पत्नी का एनवायरनमेंट मिलता है तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। अगर मेरा एनवायरनमेंट, जैसे कभी पांडे जी ने कहा था कि हमारा तत्व 1, 5, 9 अग्नि तत्व क्यों है, 2, 6, 10, 3, 7, 11 वायु तत्व क्यों है, 4, 8, 12 जल तत्व क्यों है? इन तत्वों का मिलान हमारे शरीर के साथ, हमारी पत्नी के साथ कैसा होना चाहिए? अगर ये मिलाने में आप कामयाब हो जाते हैं तो फिर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कुंडली मिलाने के बाद कभी जिंदगी में शादी नहीं हो रही। कुंडली मिलाना इतना आसान काम नहीं है। दो व्यक्तियों की 50 से 60 साल तक, 70 साल तक जिंदगी आपके हाथ में होती है। सबसे टेढ़ा काम है, एक IAS आता है, दूसरा IPS आता है, उनकी कुंडली मिलान करके दे दिया आपने 11 रुपए लिए, 21 रुपए लिए, 500 रुपए लिए और लेने के बाद बोल दिया इतने गुण मिलते हैं, आपके जाइए। आपका मंगली से मंगली कट गया, आप मंगली के, आपका शनि बैठा सप्तम में, ये भी कट गया, सब काट दिए और टूट गई। फिर टूटेगी। हम गलती करते हैं बहुत ज्यादा। आज उन्हीं चीजों को मैं यहाँ बताने की कोशिश करूंगा। मंच पर सभी विराजमान हैं, विद्वान हैं, वो लोग भी विचार करेंगे इसके ऊपर, और जो फिर यहाँ से चीज निकल के जाएगी वही चीज ऑथेंटिक होगी। क्योंकि ज्योतिष में समय समय पर परिवर्तन होते रहे, इंप्रूवमेंट होते रहे। आप ऐसे समझिए, ये लड़की है और ये एक लड़का है, इन दोनों की कुंडली मिलान करना है। एक जल तत्व है और एक अग्नि तत्व है। जल तत्वों की बात की थी पांडे जी ने। एक जल तत्व और एक अग्नि तत्व है, और दोनों को एक साथ में रखूं इस तरीके से, तो क्या ये सही समय तक, लंबे समय तक रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। अगर ये भी जल तत्व और ये भी जल तत्व दोनों एक साथ हैं तो लंबे समय तक रह सकते हैं। यह हमारे ऋषि पाराशर जी जिन्होंने ज्योतिष लिखा वो दिव्य ज्ञान से लिखा था, योग से लिखा था। उनको कैसे पता था कि चंद्रमा इतनी गति से घूम रहा है? उनको कैसे पता था सूर्य अपनी एक्सिस पे घूम रहा है? विज्ञान को तो अभी 200 साल पहले पता चला ये सब बातें। लेकिन ऋषि पाराशर जी ने कैसे समझ लिया कि मंगल लाल है और मंगल अग्नि कारक है और मंगल पे जीवन है, माइक्रो जीवन है? वो ध्यान के साथ, किसके साथ? योग के साथ। इसलिए आदरणीय लेखराज जी ने कहा था योगी। योगी ग्रहों का योग भी होना चाहिए और ध्यान का योग भी। अगर कोई ज्योतिषी है तो निश्चित तौर पर उसको मिला सकता है। अभी हमारे ऋषि पाराशर जी ने ध्यान के साथ कुंडली मिलान को 36 गुणों के साथ लिया कि व्यक्ति के अंदर मेल फीमेल में अगर 36 गुणों में से जितने ज्यादा से ज्यादा मिल जाएंगे तो उनका विचार, उनका खाना पीना, उनका रहना, उनकी बॉडी से निकलने वाली वेव्स, उनका ऑरा, उनके मुंह से निकलने वाली स्मेल, 9 द्वारों से निकलने वाली चीजें, इन सब चीजों का मिलान किया। अगर वो मिल जाए तो आनंद की अनुभूति होती है। उन 36 गुणों में एक गुण होता है वर्ण का। पहला, 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण वो नहीं जो जाति से है, ब्राह्मण, क्षत्रिय वो नहीं
जो युद्ध करता है, और वैश्य बनिया नहीं, यानी जिनकी राशियां हैं। क्या है? 4, 8, 12 राशि ब्राह्मण वर्ण की है। 4, 8, 12 राशि ब्राह्मण वर्ण की है। वो चाहे किसी भी जाति में पैदा हुआ है, लेकिन काम उसके ब्राह्मण वाले ही होंगे, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर ज्ञान तत्व है। क्या है? इसलिए ये जरूरी नहीं है कि अगर आप जाति में ब्राह्मण पैदा हो गए तो आप वही काम करोगे। अगर लड़की का वर्ण भी ब्राह्मण है और लड़के का भी ब्राह्मण है, दोनों की इंटरनल सोच एक जैसी है। वो भी ज्योतिषी है और वो भी ज्योतिषी है। वो भी धर्म की बातें सुनते हैं, वो भी धर्म की बातें सुनते हैं, और वो भी सुबह सुबह योग करते हैं और बाबा रामदेव को सुनते हैं। दोनों देख कपालभाति करते हैं। इसका मतलब उन दोनों के अंदर क्या रहेगा? तालमेल ठीक रहेगा। अगर उसको चाय पसंद है तो उसको भी चाय पसंद है, उसको कॉफी पसंद है तो उसको भी कॉफी पसंद है। दोनों का ब्राह्मण वर्ण होने के कारण उन दोनों का जो शरीर है और दोनों का जो ऑरा है, उनकी जो सोच है, वो ब्राह्मण वर्ण में सात्विक हो जाएगी। अब वो दोनों एक साथ अगर रहें तो उनमें विरोध नहीं हो सकता, विरोध नहीं हो सकता। मैं जॉब करता था, इंजीनियर हूं। मेरी भी मीन राशि और मेरी पत्नी की भी मीन राशि, दोनों की मीन राशि, दोनों का ब्राह्मण वर्ण। जब मैं ऑफिस से आता था तो सोचता था कॉफी मिल जाए, और जैसे ही बैठता था ड्राइंग रूम में कॉफी आ जाती थी। हमने कहा ये क्या हो गया? तुम्हें कैसे पता चला? मुझे पता चला शायद आप कॉफी पियोगे। दिल में आया कि ये वाली सब्जी मिले तो वो वाली सब्जी, सोचा आज पकोड़े मिल जाए तो पकोड़े मिल गए। इतनी जबरदस्त इंट्यूशन क्यों? ये ऋषि पारस जी ने खोजा था। अगर मैं ब्राह्मण वर्ण का हूं और पत्नी शूद्र वर्ण की होती तो मैं बोलता आज दाल बना लो उड़द की, बोला चिकन ले आओ चिकन। मैंने कहा जीन्स पहन लेना, और वो घाघरा पहन लिया। अब उस पार्टी को कैसे एंजॉय करूंगा मैं? तो वहां तो मैं दांत पीसता रहूंगा, उसको देख देख के इधर इधर, और फिर मैंने वहां मारपीट होते देखी है। इतनी जबरदस्त कि आप किसी फंक्शन में जाते हैं, सज धज के जाते हैं, और वहां एक दूसरे पे गुस्सा कर रहे होते हैं बुरी तरीके से। दोनों का खाना बेकार, गोलगप्पे बेकार, जलेबी बेकार, दूध वाला बादाम वाला दूध बेकार। इसका मतलब ऋषि पारसर कितने योगी थे। उनको ये पता था कि घर में कलेश पति पत्नी का किस बात में ज्यादा होता है, अगर इसको मिला दिया जाए तो वो स्वर्ग बन जाए। इसलिए एक गुण की इतनी वैल्यू। अभी ये उल्टा कर दो इसको, लड़का ब्राह्मण वर्ण का हो, लड़की शूद्र वर्ण की हो, लड़का सुबह नहा धो करके मंदिर में शिवलिंग पे जाके जल चढ़ा के आ गया, पत्नी जब तक खर्राटे मार रही है, और जगी ऐसे ऐसे आंखें करी, किचन में गई, चाय बनाई, 4 बिस्कुट खा लिए बिना मुंह धोए। अब आप, मैंने बोला मंदिर चलो, बोले नहीं नहीं मंदिर नहीं जाना, मैंने पिक्चर की टिकट मंगा रखी है चलो। तो आपस में तालमेल डिस्टर्ब हो गया, मेंटल लेवल वहीं पे डिस्टर्ब हो गया, तो नहीं बनेगी। 36 में से अगर एक गुण आपका पहला वर्ण खराब हो गया तो आपके घर में पति पत्नी में कलेश बना रहेगा। हमने कहा चलो आज एक कथा सुनने के लिए जाना है, बढ़िया सी साड़ी पहन लो, उसने स्कर्ट पहन ली। अब कैसे तालमेल बैठेगा? कथा सुन लेंगे अपने कैमरे पे,
लोग तो हमारी पत्नी को देखते रहेंगे कि सेट में बैठी है, और मैं वहां चिल्लाता रहूंगा कि देख आज नाश कर दिया कथा का। तो कथा दिमाग में बैठनी नहीं। मैंने कहा 5 स्टार में पार्टी है, चलो वहां चलते हैं। मैंने कहा जीन्स पहन। अब आपकी हालत खराब हो रही है, रोज इसी बात को लेकर कलेश होता है कि पहले बाथरूम जाओ, पहले मुंह धो, फिर किचन में नहा धो करके खड़ी हो, तब जाके खाना बनाओ, और डेली का कलेश है ये 50 साल तक। अब उस कलेश को पारस जी ने खत्म करने के लिए इस मिलान को दिया। हमें रिसर्च करने की जरूरत है इसको। अगर ज्योतिषी इसको रिसर्च करता है तो निश्चित तौर पर मैंने देखा है कि कितने लोग मेरे पास आए, उनको हम पूछते हैं कि तुम्हारी पहनने के ऊपर झगड़ा होता है, खाने पीने के ऊपर झगड़ा होता है, मेकअप के ऊपर झगड़ा होता है। बोला हाँ जी। इसी बात को लेकर हम चिड़चिड़े बने रहते हैं। हमारे पड़ोस में केस था, बोले जी गुरुजी देख दो कुंडलियां। हमने चलो मिलाते। बोले मैं 100 फीट आगे चलता हूं, इससे 100 फीट आगे चलता हूं, जिससे भी पता न चल जाए ये मेरी पत्नी है। एक गुण। इसी प्रकार से वस्त्र, इसके 2 गुण होते हैं। हमारे यहां पर ये 5 होते हैं, जल चल वंचल कीट। इसी तरीके से मनुष्य पद दुपद। घर में मेरी चलेगी या मेरी पत्नी की चलेगी। आधे घरों में पत्नी की चलती है और आधे घरों में पुरुषों की चलती है। एक घर छोड़ के देख लो। कहीं पति अपनी तनख्वाह लाता है, खुद अपने तरीके से यूज करता है। उसको 10 रुपए सब्जी के लिए चाहिए तो 10 रुपए ही देगा, बच्चों की फीस चाहिए तो बच्चों की फीस ही देगा, बाकी उसके पास होंगे। और कई उठा के तनख्वाह लाते हैं और उठा करके पत्नी के हाथ में दे देते हैं, चाहे पूरा खर्च कर दो, जैसे मर्जी कर दो। यहां पर फिर कलेश होता है। घर के लोग कलेश करते हैं कि पत्नी का गुलाम है। ऋषि पारस जी ने इस बात को समझा कि जब एक घर में हस्बैंड वाइफ रहते हैं तो दोनों की बराबर तो चलती नहीं, चलती तो एक ही है। इसलिए उन्होंने समझा कि अगर इन दोनों का बराबर बैलेंस कर दिया जाए, दोनों का विचार लेवल एक जैसा हो जाए, इनका तालमेल अच्छा बैठ जाए, तो इस गुण को लीजिए। तीसरा गुण बहुत बड़ा था, भाग्य देखना एक दूसरे का। वो भाग्य कैसे देखना? और इधर मान लो मैं और ये दोनों हैं, दोनों दोस्त हैं। मेरा और इनका भाग्य मिलता है या नहीं मिलता है, दोस्ती करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, पार्टनरशिप करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये हम दोनों देख सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके भाग्य से कहीं मेरा नाश होने वाला तो नहीं, कहीं मेरी वजह से इनका नाश तो नहीं होने वाला। मैं किसी के साथ दोस्ती कर लूं, उसकी बाइक पे बैठ जाऊं, गाड़ी में बैठ जाऊं और खत्म हो गया। इसलिए स्त्री को घर की लक्ष्मी माना गया। घर की लक्ष्मी वो इसलिए माना गया कि अगर वो भाग्यशाली है, उसके पैर अगर हमारे यहां पे आके पड़ते हैं तो उसके भाग्य से हमारे लिए अच्छा हो सकता है। फेरे डाल के आए, रास्ते में आ रहे थे, पहाड़ से गाड़ी नीचे गिरी, मर गए 4 लोग। वैष्णो देवी जा रहे थे, भाग्य मिलता नहीं और मर गए। ज्योतिषी ने तो गुण मिलाए थे, 28 गुण मिल रहे थे। ज्योतिषी ने गुण मिलाए थे, लेकिन गुण 28 मिल रहे थे, उसके बावजूद भी मृत्यु हो गई। और फिर ज्योतिषी के पास आगे बोलते ये तो मृत्यु होगी, आपने गुण मिलाए थे। वो बोलेगा मैं क्या करूं, 28 गुण मिलते हैं पंचांग में, लेकिन आपने उस समय उनका तारा नहीं मिलाया, 3 गुण नहीं मिलाए आपने। ऋषि पाराशर इस बात को ध्यान से जानते थे कि जो मेरा पार्टनर होगा वो मेरे लिए भाग्यशाली होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसके आने के बाद मुझे विपत्ति आनी शुरू हो जाए। 90% लोग तिहाड़ जेल में इस गुण के कारण पड़े होते हैं। आज शादी होके आई और 4 दिन बाद इनकम टैक्स की रेट डल गई, तो क्या बोलोगे? ऐसी कुलच्छनी आई है, ऐसे पैर पड़े हैं इसके कि हमारा घर का नाश हो गया।
शादी हो क्या ही फैक्ट्री में आग लग गई और या विधवा हो गई। ऋषि पाराशर इस बात को जानते थे कि मेरी औरा और मेरी औरा के साथ शिव कुमार पांडे की औरा, क्या दोनों एक नेटवर्क से संचालित है? क्या दोनों में एयरटेल का नेटवर्क लगा हुआ है? अगर दोनों में एयरटेल का नेटवर्क है तो मेरे पास एसएमएस और उनके पास एसएमएस एक साथ आ जाएगा। अगर इनके पास रिलायंस का है, दूसरी कंपनी का है, तो हो सकता है ना आए। इसका मतलब मैं और मेरी वाइफ जब दोनों एक साथ रहते हैं, इस तरीके से दोनों का ऑरा मैच करता है, एक रिंग के अंदर आते हैं तो दिन दूनी रात चौगनी प्रोग्रेस हो जाएगी। ऋषि पाराशर जी ने देखा कि ये जो लड़की इसके साथ ये शादी करना चाहता है, इसका ऑरा बड़ा पॉजिटिव है। और ये बहुत पहले इंट्यूशन लोगों को होती थी। अगर मेरा ऑरा इनके ऑरा को काटता है, इनका ऑरा मेरे ऑरे को काट देता है, इसका मतलब जैसे बिल्ली आगे काट दे तो दुर्घटना निश्चित हो जाती है। इसी प्रकार से अगर हम दोनों का ऑरा नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे हमारे भाग्य का नाश हो जाता है। इसलिए तारा मिलान बहुत जरूरी होता है। आप जब पार्टनरशिप करें किसी के साथ, अगर पार्टनरशिप कर रहे हो पिता पुत्र, दो दोस्त, ड्राइवर भी रखते हो आप या नौकरानी भी रखते हो आप, कोई भी अगर अपने साथ रखते हो तो उसकी तारा मिला लो। कहीं ऐसा नहीं कि आपने जो नौकर रखा और आपको गला काट के भाग गया और सामान लेके चला गया, क्योंकि आपने उसकी तारा नहीं मिलाई थी, उसकी ऑरा नहीं मिलाई थी, उसकी इंटेंशन नहीं देखी थी आपने। तो इस प्रकार से इसको कई बार क्या होता है कि पिता पुत्र ने पार्टनरशिप कर ली कंपनी में और उन दोनों की बनती नहीं आपस में, बड़ी दिक्कत आती है। किसी दोस्त के साथ पार्टनरशिप कर ले तो बड़ी दिक्कत आती है। इसलिए इन तीन गुणों का बहुत जबरदस्त होता है, 3, 5 और 7। मेरा नक्षत्र, मेरे नक्षत्र से आपका नक्षत्र कौन सा पड़ता है? मैं जब क्लास में पढ़ाता हूं ना, तो क्लास में जो स्टूडेंट होते हैं उनकी ऑरा से मुझे समझ में आ जाता है कि ये स्टूडेंट के साथ मेरा नक्षत्र का तालमेल बहुत अच्छा है। वो मेरे पास आता है, पैर भी छूता है, होली दिवाली आकर के गिफ्ट भी देता है, और जिसकी ऑरा नहीं मिलती वो क्या बोलता है, बेटा तू एक बार सिखा दे, तेरे सामने दुकान खोलूंगा ज्योतिष के अंदर। चोरी चोरी सीख ली एकलव्य की तरह। अभी लेखराज जी से कोई सीख ले, और सीखने के बाद में फिर बोले अब तो सिखाई दिया, वापस लेके दिखा। इसका मतलब ऋषि पाराशर जी कितने बड़े योगी थे। उन्होंने मनुष्य के मेंटल लेवल को नापा, उन्होंने मेंटल लेवल को माप करके लिखा, ग्रंथों में, श्लोकों में, सूत्रों में लिख दिया कि अगर आपकी तारा बद बनती है, सातवीं बनती है, मेरे किसी दोस्त की तारा सातवीं बन जाती है, उसकी भी सातवीं बन जाती है, हम अगर एक गाड़ी में जाते हैं तो दोनों के मरने के चांसेस हो जाते हैं या किसी एक की डेथ हो जाती है। यह है ज्योतिष। इसका वैज्ञानिक आधार है, इसका आध्यात्मिक भी आधार है, बशर्ते आपको नॉलेज इसकी होनी चाहिए। हम तुक्के मारते हैं, जैसे कभी आदरणीय लेखराज जी ने कहा था साइकोलॉजी भी लेते हैं, लेकिन साइकोलॉजी कुछ चीजों में ले सकते हैं, लेकिन ज्योतिष को विज्ञान शास्त्र बोला गया है, वो इससे बोला गया है कि इसका कुछ हिस्सा विजिबल है और कुछ हिस्सा विजिबल नहीं है। जो विजिबल नहीं है वो पराविज्ञान में आता है। मैंने देखा कि मेरे से तीसरी तारा विपत्ति की आ रही है, मेरा नक्षत्र आपके नक्षत्र से तीसरा बनता है, इसका मतलब विपद हो गई। जिस दिन से शादी हो गई उस दिन से परेशानियां के पहाड़ शुरू हो गए, दिक्कतें पैदा हो रही हैं और शादी ढंग से चल ही नहीं पा रही है, अंत में टूट जाती है। लेकिन जब हम इस तरह के मिलान करते हैं
तो हम बता देते हैं कि तू लव मैरिज कर रहा है, कर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शादी करने के बाद तेरे पर परेशानियां आनी शुरू होंगी। वो परेशानियां टूटेगी नहीं, तेरे को धन का नुकसान होगा। ये लड़की भाग्यशाली नहीं है या ये लड़का भाग्यशाली नहीं है, इसकी वजह से तेरा नुकसान होगा। ऋषि पारशर इस बात को भी जानते थे कि हस्बैंड वाइफ का बहुत अच्छा संबंध, शारीरिक संबंध अगर अच्छा है, उनका रति क्रिया बहुत संतोषजनक है, तो वो रिश्ता सही से चलता है। हस्बैंड वाइफ दिन में खूब आपस में जूतम जूत कर लेते हैं, मारपीट कर लेते हैं, और शाम को फिर एक हो जाते हैं, फिर 4-6 दिन बाद फिर लड़ लेते हैं, फिर एक हो जाते हैं। इसका मतलब उनका जो शारीरिक संबंध है वो बड़ा संतोषजनक है। ऋषि पारशर इस बात को जानते थे कि अगर हस्बैंड वाइफ का शारीरिक संबंध नहीं रहा तो फिर ये सेक्स स्पेशलिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा इनको। फिर आप ढूंढते रहोगे, हकीमों के पास दवाई लेते रहोगे, क्योंकि आपका तत्व नहीं मिलता, क्योंकि आपका विचार नहीं मिलता, क्योंकि आपकी ऑरा नहीं मिलती। आपके अंदर जो 4 तत्व हैं, 5वां अंतरिक्ष होता है, वो नहीं मिलता। टाइम तो लूंगा क्योंकि अभी वशिष्ठ जी को भी बोलना है, पर मैं भी टाइम लूंगा। दिक्कत तो नहीं है ना, कि नींद तो नहीं आ रही ना, बस फिर ठीक है। इसका मतलब ये रहा कि ऋषि पारशर इस बात को जानते थे कि अगर हस्बैंड वाइफ में शारीरिक संबंध अच्छा नहीं है तो रिश्ता टूटेगा, या अवैध संबंध बनेंगे, या पुरुष कहीं जाएगा या स्त्री कहीं जाएगी। उन्होंने इसको योनि दोष के साथ जोड़ करके देखा। इसके भी 2 पहलू हैं। एक पहलू योनि दोष का है शारीरिक संबंध के साथ, और दूसरा हमारी योनि जो 14 योनियां होती हैं उनके साथ, जैसे एक सांप, जैसे एक नेवला। अब मान लो मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसकी योनि सांप है और मेरी है नेवला। जब एक साथ हम एक बिस्तर पर सोने की तैयारी करेंगे, वैसे ही वो कुछ ना कुछ ऐसी बात बोल देगी मेरे को कि तुम्हारी माँ ने ऐसे बोला, तुम्हारी माँ ने ऐसे बोला, और झगड़ा सुन, पूरी रात झगड़ा होता रहे। अब शारीरिक संबंध कहां से बनेंगे, क्योंकि पहले दिमाग खराब कर दिया ना। ऐसे पुरुष भी कर देता है। अभी पुरुष आराम से बैठा, उसने सोचा पत्नी आएगी, प्लान कर रहे बच्चे के लिए, चलो बच्चा होगा। अब उसकी भी कहीं ना कहीं योनि उसके एंटी है, वो सब्जी लेके आई, बोले घूम के आ गई, करके आ गई होगी वो फ्रेंड से बात। अब उसको बेचारी को रात को नींद नहीं आनी, कहां से संबंध बनेगा। उन्होंने कहा कि जनरेशन चलाने के लिए और एक दूसरे के साथ अच्छे शारीरिक संबंध रहे, वो टूटे नहीं, क्योंकि समाज में 50% केस ऐसे हैं जो नॉन सैटिस्फैक्टरी सेक्स के कारण टूट जाते हैं। या तो दवाई खाते रहते हैं या उनका कॉम्बिनेशन ही नहीं बैठता। ऋषि पारशर जी ने सोचा कि अगर दोनों एक तत्व के होंगे, दोनों का सप्तमेश एक जैसा होगा, तो बहुत ही सुंदर इनका शारीरिक संबंध हो सकता है। एक का सप्तमेश बुध और एक का सप्तमेश शनि, और दोनों की शादी कर दीजिए, वो तालमेल बैठेगा ही नहीं, क्योंकि एक का सप्तमेश बहुत हाई है, बहुत फास्ट है, और एक का सप्तमेश इतना स्लो है। अब वो दोनों अगर शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करें तो उनको बड़ा लंबा समय लगेगा और फिर वो टूटेगा रिश्ता। ऋषि पारशर कितने विद्वान थे, कितने बड़े योगी थे। हमको इतनी गहराई में जाना पड़ेगा। लव मैरिज के केस आते हैं, करनी है, कुछ भी हो जाए। हमने कहा ये लड़का तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध ढंग से नहीं बना पाएगा, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही रह लूंगी। शादी कर ली और टूट गई। ऋषि पारशर इस बात को जानते थे, इसलिए ज्योतिष विज्ञान बड़ा गहरा और बड़ा ज्ञान वाला पवित्र विज्ञान है, बशर्ते इसको समझने वाले विद्वान चाहिए। उसके बाद मित्रता।
हस्बैंड वाइफ दोनों मित्र की तरह रहते हैं। अब हमारे यहां पर 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों में इनकी मित्रता, शत्रुता, सम, ऐसे इनकी कैटेगरी होती है। मेरी पत्नी और मैं, मेरी राशि का स्वामी सूर्य सिंह राशि और मेरी पत्नी का स्वामी शनि, अब शादी हो जाती है। दोनों की मित्रता तो है नहीं। उनसे पूछो कैसा चल रहा है रिश्ता, बोला ऊपर के फ्लोर पर वो रहती है, नीचे की में मैं रहता हूं, 20 साल से रहते। जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं, जैसे 2 साढ़ों का युद्ध नहीं होता, हस्बैंड वाइफ का इतना भयंकर युद्ध हो जाता, कहीं कोई तालमेल नहीं होता, क्योंकि उनकी मित्रता ही नहीं है, उनमें गहरी मित्रता नहीं है। अब यहां पर भी आपको बताना पड़ेगा डेप्थ में। मान लो इस बात को तो मैं अपने मंच के साथ भी साझा कर सकता हूं। मैं भामी जी को बहुत प्यार करता हूं और भामी जी मेरे को बोलते हैं मैं ये कहता रहता है। दोस्त मैं तो मानता हूं आपको, लेकिन आप मुझे ना माने। यानी मित्र और सम का भाव क्या आ गया? सूर्य बुध को सम मानता है और बुध सूर्य को मित्र मानता है। ना हम दोनों तो परम मित्र हैं। पानी पीता नहीं है। इसका मतलब यह रहा कि कुंडली मिलान में मित्रता का अहम रोल होता है। हस्बैंड वाइफ दोनों के अगर एक राशि हो, दोनों की राशि का स्वामी एक ग्रह हो, तो उनमें तालमेल बहुत अच्छा बैठा रहेगा और यानी वो रिश्ता बहुत अच्छे से चलेगा। और ये मिलान आप खाली पत्नी के साथ ही नहीं कर सकते। ऋषि पारस जी ने कहा है कि ये मिलान आप पार्टनरशिप में भी कर सकते हैं। कितने दोस्त ऐसे होते हैं कि जिनकी राशि एक दूसरे के सम होती है, शत्रु होती है, तो उनमें आपस में इस तरह की दिक्कतें आती हैं। अगला हमारे पास होता है गण। 3 गण होते हैं, देवता, राक्षस और मनुष्य। इसमें बॉडी जो होती है, इनका संबंध खाने पीने के साथ और बॉडी के थिंक टैंक के साथ होता है। मान लो पति पत्नी दोनों अगर देवता हैं तो दोनों के विचार धार्मिक होंगे। मैंने कितनी जगह ब्रह्मा कुमारियां कहां देखे, कुमार और कुमारी भाई और बहन के रूप में रहते हैं, पति पत्नी के रूप में भी रहते हैं। यहां पर अगर देवता योनि दोनों की है तो आप दोनों का खाना पीना, रहना, कपड़ा, जितनी भी चीजें सब आपकी पवित्र धार्मिक होंगी। और देवता और राक्षस हो तो हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हमेशा खाने के ऊपर होता रहेगा। आज भिंडी की सब्जी क्यों बनाई, आज आपने दाल क्यों बना ली, आज आपने ये क्यों नहीं बनाया, आज चिकन बनाना था आपने ये कर दिया। यानी कहीं ना कहीं ये 6 पॉइंट होते हैं इसके। और 7वां होता है भकूट, बच्चे ना होना। अब बच्चे क्यों नहीं होते? बच्चे इसलिए नहीं होते कि मेरे बॉडी के अंदर मेरे जो स्पर्म है और जो मेरी पत्नी का एग है, क्या उनका तत्व के अनुरूप सही तालमेल बैठता है ग्रहों के हिसाब से, या वो एक दूसरे को मार देते हैं? ऐसा अंदर भी होता है। आदरणीय भामी जी, आप तो इस चीज के मास्टर हैं, मतलब इस चीज के नहीं, विज्ञान के मास्टर है। मैं विज्ञान का नहीं, वो तो मैं मजाक कर रहा था। इसलिए ब्रह्मांड की नॉलेज आदरणीय भामी जी को बहुत है, और ब्रह्मांड के साथ शरीर का संबंध इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। क्योंकि आज तो आपने शायद वैसा ही सुना इनको, लेकिन कभी आप इनको सुनोगे साइंटिफिकली बॉडी के साथ क्या रिलेशन है, वो बहुत अच्छा इनका विवेचन में सुनता रहता हूँ जब हम जाते हैं कहीं पर भी। मेरा कहने का तात्पर्य डॉक्टर इस बात को अच्छे से जानता है। डॉक्टर को ये पता होता है, उनसे पूछो बच्चा क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं हो रहे, लड़का सही है, लड़की भी ठीक है,
मां से गर्भ में ठीक से है, सब कुछ अच्छा, बच्चा फेल भी नहीं हो रहे, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए। डॉक्टर एक रिपोर्ट करता है और डॉक्टर उस रिपोर्ट को चेक कराता है। उस रिपोर्ट में पता लगता है कि ये स्वस्थ होने के बावजूद भी इनके स्पर्म और एग एक दूसरे को मार देते हैं। हमने इसको बड़ा रिसर्च किया, हमने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, तो पता चला कि ये भकूट दोष के कारण होता है। नवपंचम योग के अंदर नवपंचम योग जो होता है उसमें होता है बच्चों के लिए और बच्चों के भाग्य के लिए। अगर ये नवम का स्वामी पंचम का स्वामी दोनों मृत्यु स्थान में हो, 6, 8, 12 में हो, पाप प्रभाव में हो, मिलते नहीं हो, एक दूसरे के षडाष्टक हो रहे हो। मेरे पंचम का स्वामी पत्नी के मृत्यु स्थान में बैठा है, पत्नी के भाग्य स्थान का स्वामी 6ठे भाव में बैठा हुआ है, तो वो तालमेल नहीं बैठता। इसलिए नवपंचम योग अगर बनता है तो बच्चे नहीं होंगे। और षडाष्टक योग यानी मेरी राशि मेरी पत्नी की अष्टम और उनकी राशि से मेरी राशि छठी, यहां पर षडाष्टक योग में किसी एक की मृत्यु होती है। ये षडाष्टक योग सबसे ज्यादा खतरनाक होता है और एक इसमें द्वैद्वादश भी होता है। द्वैद्वादश में पैसा नहीं बचता। अब इसका साइंटिफिक कारण क्या, ऋषि पारस जी ने ऐसे क्यों लिखा, ऋषि पारस जी ने क्यों ये सब चीजें हमें बताई कि इस तरीके से बच्चे मर सकते हैं, ये बात मैंने रिसर्च की। अब बात आती है कि मृत्यु क्यों हो जाती है षडाष्टक में, उसके पीछे तो कोई कारण होगा। वही कि उनका जो ऑरा है, उनके ऑरे से निकलने वाली वेव्स मेरे को डैमेज करती हैं धीरे धीरे। उनकी बॉडी से निकलने वाली रेडिएशंस मुझे डैमेज कर रही होती हैं और मेरी बॉडी से निकलने वाली रे धीरे धीरे डैमेज कर रही होती है। शादी के बाद, बच्चे होने के बाद हस्बैंड वाइफ लगातार बीमार रहते हैं, लगातार। और कई बार आपने देखा होगा, बहुत केस देखे होंगे, हजारों लाखों में 2 बच्चे हुए, तीसरा बच्चा हुआ, पत्नी की डेथ हो गई, एक बच्चे के बाद डेथ हो गई, या बच्चे नहीं हुए तुरंत डेथ हो गई। आप लोगों को कुंडली मिलाते वक्त इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। ज्योतिष की कहानी बड़ी लंबी है। ये तो गुण मिलान की बात कर रहा हूं, इसके बाद आपको दशाएं भी देखनी होंगी। अभी एक पॉइंट और रह गया, फिर दशाओं पे आता हूं, फिर बाकी के पॉइंटों पे आता हूं, अभी टाइम है। आता है अगला नाड़ी दोष। 3 नाड़ियां होती हैं, वात, पित्त और कफ। ये ऋषि पाल से जानते थे और आयुर्वेद भी इस बात को जानता है कि 3 नाड़ियां हैं, वात, पित्त और कफ। अगर दोनों की सेम नाड़ी हो जाए, वात, या दोनों की पित्त हो जाए, या दोनों की वायु हो जाए, तो एक बीमार रहना शुरू कर देगा उसी दिन से, जिस दिन से शादी होगी, जिस दिन से साथ रहना शुरू कर देंगे। अब इसके पीछे का वैज्ञानिक रहस्य क्या है, वायु वैज्ञानिक रहस्य क्या है, वो भी बताता हूं आपको। ये होता है कि मान लो मेरी जो कफ प्रधान नाड़ी है, मैं कफ मेरी बॉडी से निकलता है, मेरी पत्नी की बॉडी से भी कफ निकलता है, दोनों कफ प्रधान है। रात को एक ही कमरे में सोते हैं, वो भी कफ प्रधान, मैं भी कफ प्रधान। मैं जब सांस लूंगा तो भी कफ प्रधान लूंगा, वो जब सांस लेगी वो भी कफ प्रधान लेगी, और दोनों धीरे 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 भयंकर बीमारी में चले जाएंगे कि फिर डॉक्टर ठीक ही नहीं कर पाएगा। और हम उनको अलग अलग सुला देते हैं, दोनों रूमों में 15 दिन में ठीक होने शुरू हो जाते हैं। आप करके देख लेना। अगर आपकी हस्बैंड वाइफ की बस खत्म हो गया, दूसरे सब्जेक्ट में देर हो जाएगी, कोई बात नहीं। भाई प्रोग्राम तो ज्ञान के लिए ही है, अब ऐसा मौका तो मिलेगा नहीं दोबारा। कोई बात नहीं, अभी लास्ट ये हो गया है, अब बचे 4। अब कहोगे तो बोलूंगा, नहीं तो लंच के बाद बोलूंगा। अब देखो मैं क्या करूं, लंच के बाद लेते हैं। लंच के बिना सुन सकते हो ना। इसी की भूख लेके आए 12 घंटे का सफर किया पूरी रात का आपको सुनने के लिए। अभी मैं आपको ये मैंने चीजें बताई। आप लोग अगर हस्बैंड वाइफ की एक नाड़ी है दोनों की और आप बीमार रहते हैं,
सपोज पत्नी बीमार रहती है या आप बीमार रहते हैं, आप अलग अलग रूमों में सोना शुरू कर दो, ठीक हो जाओगे। और क्या पत्नी 15 दिन मायके जाती है वो ठीक हो जाएगी, दवाई खत्म हो जाएगी, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। और मान लो कफ प्रदान और पित्त प्रदान आ जाते हैं तो वैसे भी ठीक हो जाते हैं। अब सिर्फ एक चीज और बताऊंगा, फिर मैं बंद करता हूं, बाद में फिर कभी दिखाएंगे, अगली बार जब इनका प्रोग्राम होगा तब बताएंगे आपको, क्योंकि टॉपिक इतना लंबा है और इतना समझाना जरूरी था। अब आप ये बात इतना मिलाने के बाद फिर देख रहे हैं आपको दशाएं, मान लो आपके 36 में से 30 गुण मिल गए, 32 गुण मिल गए, और दशा दोनों पर शनि की चल रही है, या शनि राहु चल रहा है, या 7.5 चल रही है, तो अभी रिश्ता टूट जाएगा। सब कुछ होने के बाद भी टूट जाएगा, क्योंकि दोनों के विचारों की कंपैटिबिलिटी नहीं होगी, दोनों इरिटेट रहेंगे, दोनों को डिप्रेशन रहेगा, दोनों को परेशानी रहेगी। अब आपको ये देखना है कि इनके गुण तो मिल गए, लेकिन दशा को कहीं ना कहीं क्रॉस करना होगा। यानी अगर एक पर शनि की दशा चल रही है तो दूसरे पे शुक्र की हो, एक पे राहु की चल रही है तो दूसरे पे बुध की हो या बृहस्पति की हो, कम से कम एक समझदार हो। और अगर दोनों की एक जैसी दशाएं आ गई तो एक साथ डूबेंगे, और एक साथ कितने परिवार ऐसे होते हैं परेशानियों का पहाड़ एक साथ आता है और फिर एक ही साथ ऊपर उठ जाते हैं। और यही अमिताभ बच्चन साहब के साथ हुआ था। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे, उनके पूरी फैमिली के ऊपर एक जैसी राशि है, कन्या राशि, या मान लो मकर राशि, सबके ऊपर 7.5 है, पत्नी के ऊपर 7.5 है, और आपने शादी करी उसमें भी 7.5 है, तो सब कुछ डूबना शुरू हो जाता है। इसको भी आपको क्रॉस करना पड़ेगा, और आप आगे ये भी देखना पड़ेगा पिछले अगले 10-15 सालों के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं आने वाली जिसकी वजह से रिश्ता टूट जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना। फिर कभी टाइम मिलेगा तो आगे जरूर बताऊंगा। पांडे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आशा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्रोग्राम बहुत सफल रहा, आप बधाई के पात्र हैं। और रवि जी आप भी बधाई के पात्र हैं, आपकी मैनेजमेंट और आपका सब व्यवस्थित है, आपको मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत आभार जी, ज्ञान का भंडार है और जितना सुने उतना ही कम है, लेकिन